हेलो गाइस। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज की। और कई दिनों से बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। हमने सारा पढ़ लिया है, तो हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं उतने हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो है सही रहेंगे। और हम जितना प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको उसमें देखने को मिलता है। और हम सारे आज फास्ट से रिवीजन बोलो या फिर हम एक एग्रोनॉमी का कंपाइलेशन बोलो, तो उसकी हम बात करेंगे। और टॉप 100 एमसीक्यू से इसका मतलब 100 नहीं है, हम ओनली लिखने के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा जो है आपको कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम क्वेश्चंस के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे और एक एक ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। और आपको इसमें जो है सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा एग्रोनॉमी का। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि इसमें फिक्स क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बात करें, नहीं, हम पूरा एक ब्रॉड चल लेके चलेंगे कि आपका और भी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सही हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज हम बात करेंगे। पूरा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कितनी क्लासेस रहेगी। तो हम हर एक सब्जेक्ट के 4 क्लासेस डालेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन आपको चारों क्लासेस में 25 25 25 25। ठीक है, आपको ऐसे 25 के डिवाइड में हम जो है पार्ट में 4 पार्ट में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस को। उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी चलेगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट आप इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और आपको आई होप बहुत ज्यादा बेनिफिट इनका देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखी है विद नोट्स आपको। ठीक है, नोट्स आपको स्लाइड जो पढ़ाई जाएगी उसका स्क्रीनशॉट लें और आप पढ़ सकते हैं और आपके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड द सोरगम पॉइजनिंग इन द एनिमल, टू अवॉइड सोरगम फीडिंग। मतलब कि हम सोरगम में एक पॉइजन पाया जाता है ना, वो कुछ निर्धारित समय के लिए ही जो है उसमें एक्टिव रहता है। और उसकी एक्टिवनेस जो है धीरे धीरे जैसे वो क्रॉप बड़ी होती जाती है तो उसकी जो केमिकल है HCN। ठीक है, HCN केमिकल है, तो वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोरगम की स्टेजेस बढ़ती जाएगी और हमारे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा सोरगम का, तो उसके साथ साथ उसका कंटेंट कम होता जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में वो पूछा है कि आपको किस स्टेज तक एनिमल्स को फीडिंग में अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कि सोरगम आपको कब तक नहीं खिलानी चाहिए आपके एनिमल्स को। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने अप टू दी 35 डेज स्टेज या डे आफ्टर सोइंग। उसके बाद अप टू दी 40 डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, और उसके बाद अप टू दी 45 डेज आफ्टर सोइंग। उसके बाद अप टू दी 50 डेज आफ्टर सोइंग। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आई होप आप सबको ये आता होगा और बेसिक क्वेश्चन है, हम बेसिक टू हाई लेवल चल रहे हैं तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों होगा, अब थोड़ी सी इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको बताया जो सोरगम में पॉइजन पाया जाता है उसको हम HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये टॉक्सिसिटी इसकी ज्यादा होती है यंग प्लांट्स में, तो यंग प्लांट में इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा रहेगी। तो यंग प्लांट्स को हम एनिमल्स को क्या करेंगे, फीड नहीं कराएंगे। ठीक है, एनिमल को फीड नहीं कराएंगे, उससे क्या होगा हमारे एनिमल में जितनी भी टॉक्सिक कंपाउंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे और उसकी जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी और उसकी डेथ नहीं होगी। अगर आप इस स्टेज में एनिमल्स को खिला देते हैं तो आपकी एनिमल की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो है इसका लेवल बहुत ज्यादा रहता है 45 डेज तक। ठीक है, तो 45 डेज आफ्टर सोइंग तक आपको ये एनिमल्स को नहीं खिलाना है। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा तो HCN का कंटेंट जो है आपका धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हमारा ये थर्ड ऑप्शन राइट हो गया, अप टू दी 45 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, स्टेज दिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिए क्योंकि आपके जो CUT PG में
जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमने इनमें सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करें ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। और हम क्लासेस में भी बात कर रखी है, तो आप क्लासेस में देख सकते हैं, अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपको आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो है समझ में आएंगे, है ना, और आप इसका आंसर कर पाओगे। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिया, आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजीए बोलते हैं इसको, आप सबको पता होगा, कोजेस प्लांट डिजीज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बीजीए फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सोइल। थर्ड ऑप्शन ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोस बेस्ड इन मेज क्रॉप। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ड्राई कंडीशन आर गुड फॉर ग्रोथ ऑफ बीजीए, ठीक है। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक लगाना है। बीजीए प्लांट डिजीज नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट। उसके बाद क्या बीजीए नाइट्रोजन फिक्स करता है? हाँ ऑब्वियसली करता है सोइल में, ठीक है, और हम इसको बीजीए को मोस्टली पेडी क्रॉप में यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि बीजीए क्या मेज क्रॉप से में अच्छा ग्रो करता है? नहीं, ये ओनली पेडी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद डी ऑप्शन ड्राई कंडीशंस आर गुड फॉर, नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि बीजीए जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है सोइल में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जीरो टिलेज इज मोस्टली प्रैक्टिस अंडर द क्रॉपिंग सीक्वेंस या क्रॉपिंग सिस्टम। सीक्वेंस नहीं, यहाँ पे सिस्टम आएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है कि जीरो टिलेज मोस्टली किस क्रॉपिंग सिस्टम में हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस, ए ऑप्शन है आपके पास वीट वीट क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद वीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम, देन थर्ड ऑप्शन राइस राइस क्रॉपिंग सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। तो आप सबको पता है कि जीरो टिलेज कहाँ करेंगे हम, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में फॉलो करेंगे, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जीरो टिलेज की अगर हम बात कर ले थोड़ी सी, जीरो टिलेज के फादर किसे कहा जाता है, तो आपको जो जीबी ट्रिपलेट है उनको हम फादर ऑफ जीरो टिलेज बोलते हैं। जीरो टिलेज में क्या करते हैं, जीरो टिलेज में बेसिकली हम जो प्राइमरी टिलेज है उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। और ओनली सेकेंडरी जो टिलेज है, जो सीड सोइंग की बात करते हैं, ओनली रो जोन के लिए हम उसको सीड सोइंग के लिए हम रो जोन में सोइंग करते हैं, ठीक है। तो वो आपका सेकेंडरी टिलेज वो हो गया। सेकेंडरी टिलेज हम इसमें मोस्टली थोड़ा बहुत करते हैं रो जोन में ओनली, है ना। उसके बाद इसमें जो है पेरिनियल जो वीड्स है, पेरिनियल वीड्स है, उनका जो प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो पेरिनियल वीड के कंट्रोल की समस्या के लिए हम पेराक्वाट और डाइक्वाट जो है हम यूज कर सकते हैं। पेराक्वाट और डाइक्वाट जो है हमारे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है, ठीक है, पेराक्वाट, ठीक है, ये दोनों जो हर्बिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है फुली रिटेंशन होता है किसका, हमारे क्रॉप रेसिड्यूज का, ठीक है, क्रॉप जो रेसिड्यूज है उसका फुली रिटेंशन होता है कि उसमें पूर्ण तरीके से हमारे जितने भी राइस के स्टेबल्स बचेंगे उनको जलाएंगे नहीं। और उससे जीरो टिलेज हम मोस्टली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ही फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें राइस वीट सिस्टम है, जनरली इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है हमारा वहां पे ही हम जनरली फॉलो करते हैं। अगर हम इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम है, तो ये मोस्टली ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपका राजस्थान, ठीक है, यूपी, और ये थोड़ा सा बिहार वगैरह, ये सब यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हम मोस्टली राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको जीरो टिलेज की ज्यादा देखने को संभावना मिलती है, ठीक है। और जीरो टिलेज के क्या क्या फायदे हैं कि एक तो आप जीरो टिलेज करोगे तो आपका क्रॉप रेसिड्यूज है, आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है कंटेंट इंक्रीज होगा सोइल में। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा आपके जितने भी, अगर मान लो आप क्रॉप रेसिड्यूज को जलाते हो, बर्न करते हो, तो उससे आपसे ग्रीन हाउस गैसेस के जो है प्रोड्यूस होगी, और वो एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठी हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगी, तो वो हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके कई हार्मफुल इफेक्ट है इसके स्टेबल बर्निंग के। तो इसी के साथ हमने जीरो टिलेज की जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट आपके एसेशंस और रीजंस वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। अगर आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट आपको एसेशंस दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट जैसे कि क्रॉप रोटेशन हेल्प इन मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी। अब आपको, अगर आपने बेसिक आपको याद होगा या इन डेप्थ आपने स्टडी करी होगी, तभी आप एसर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। आपको एसर्शंस बोल रहा है कि आप जब क्रॉप प्रोटेक्शन फॉलो करते हो तो उससे आपके सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इनहांस होती है, मेंटेन होती है, ठीक है। आपका फर्स्ट जो ए वाला एसर्शंस है वो ये सब बोल रहा है। उसके बाद रीजंस क्या कह रहा है कि डिफरेंट क्रॉप हैव वेरी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। सही बात है कि हमारे अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग जो है उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट एसोसिएशन अलग अलग होता है, क्यों? क्योंकि हर क्रॉप का अलग पेस्ट है। तो ये दोनों जो है राइट हो जाएंगे। तो आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो है दोनों डिफरेंट क्रॉप की जो यहाँ पे भी क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, है ना। डिफरेंट सेम सीजन के अंदर, जैसे मान लो हमने खरीफ में लगा लिया सोरगम लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने रबी में कोई भी पल्स लगा ली, ठीक है। उसके बाद वापस हमने नेक्स्ट सेम हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, उसके बाद सेम चेंज कर लिया, ठीक है। तो हम क्रॉप्स को चेंज करते रहते हैं ईयर वाइज ईयर, ताकि हमारी सोइल की हेल्थ जो है मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन की बात करें तो सेम डिफरेंट सेम टाइम सेम सीजन और डिफरेंट क्रॉप, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप, तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप रोटेशन। मतलब कि आपका जो सीजन है वो सेम रहेगा और आपका टाइम भी सेम रहेगा और आपकी बस आपका क्या होगा वहां पे, और आपकी लैंड भी सेम रहेगी, बट आप जो है सेम पीस ऑफ लैंड या सेम लैंड, ठीक है। तो ये सेम टाइम सेम लैंड और सेम जगह, है ना। तो ये आपका डिफरेंट क्रॉप वहां पे आप ग्रो कर देते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप रोटेशन बोल देते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, लिटिल लीफ इन कॉटन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आप सबको पता है जितनी भी लिटिल लीफ है वो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैग्नीज, देन जिंक, देन कॉपर, देन मोलिब्डेनम। तो चारों ऑप्शन में आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है? तो आई होप आप सब जानते होंगे कि जितना भी लिटिल लीफ की बात करते हैं तो वो जिंक की कमी से हमारा लिटिल लीफ होता है। बट आपका एक एक्सेप्शन है, जो कि अगर हम बात करें मैग्नीज की, है ना, सॉरी जिंक की बात कर ली, है ना। उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में जो मैग्नीज से जो लिटिल लीफ होता है, ठीक है, लिटिल लीफ होता है वो एप्पल में होता है। एप्पल में जो लिटिल लीफ है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद आपका कॉपर से क्या होता है, गमोसिस होता है, किसमें, गमोसिस होता है सिट्रस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डिजीज आपको देखने को मिलती है इनकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से। उसके बाद मोलिब्डेनम क्या करता है, जो नाइट्रोजिनेस नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, उसमें मेन कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट है। तो हमारी अल्टीमेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है। और मोलिब्डेनम की अगर हम और बात करें तो इसके लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए, ठीक है। पीएच कितना चाहिए, 9 पीएच पे ये प्लांट को अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। एक ऐसा ही जो है आपको न्यूट्रिएंट है जो 9 पीएच पे अवेलेबल हो पाता है प्लांट में, और ये नॉन मेटल भी है ना। और उसके बाद अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो एमओ एमओ O4 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लांट में अपटेक करता है इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इसके रिलेटेड हमने सारी बात कर ली। मैग्नीज Mn+2 की फॉर्म में अपटेक करता है प्लांट, Zn+2, ठीक है। उसके बाद कॉपर Cu+2। तो इस तरीके से आपके ये इन फॉर्म में अपटेक कर पाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है वीड साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। चिकोरी एंड कस्कुटा आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, कि आपका जो चिकोरी आपके वीड है और कस्कुटा वीड है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब फिक्स आपके जो क्रॉप एसोसिएशन की बात करते हैं कि पर्टिकुलर वीड पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेट करता है, तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है बरसिम एंड लूसन, सेकंड ऑप्शन ल्यूसेंट एंड बरसिम, देन थर्ड ऑप्शन सोरगम एंड परमलेट, एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो चिकोरी है उसमें जो है ल्यूसेंट में आपका पाया जाता है और कसकुटा बरसिम से एसोसिएट करता है या रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द मेज पोटैटो बार्ले ग्रीन ग्राम रोटेशन। ठीक है, आपके पास चार क्रॉप्स इसने दे रखी है, एक तो दे रखी है मेज, ठीक है, और दूसरी दे रखी है पोटैटो, देन बार्ले, ठीक है, और ग्रीन ग्राम। तो आपको जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी मैंने क्लासेस में निकालना बताया था। ठीक है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कुछ ही नहीं, जितनी क्रॉप्स होती है, ठीक है, जितनी क्रॉप्स होती है नंबर ऑफ क्रॉप्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, बट आपको इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कि फर्स्ट जो हमारा सीजन है वो किससे स्टार्ट होगा, खरीफ सीजन से स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरी बात कि आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो फोडर क्रॉप है और ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है वो इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इंक्लूड नहीं करते और फोडर क्रॉप भी इंक्लूड नहीं करते। और उसके बाद आपको जो है इसमें ध्यान रखना होगा कि आपको ये जो जैसे मान लो यहाँ पे बात करते हैं मेज पोटैटो और बार्ले और आपका ग्रीन ग्राम। जैसे ये मेज है ये खरीफ सीजन में लगाई और जो पोटैटो बार्ले है वो इंटर क्रॉप लगा दी, तो रबी में लगाया। ठीक है, ग्रीन ग्राम हमें जायद में देखने को मिला। ठीक है, तो हमारे ये कितनी क्रॉप्स होगी, हम इसको दोनों इंटर क्रॉप को एक ही काउंट करते हैं, है ना, एक ही काउंट करते हैं। तो हमारे पास तीन क्रॉप्स है, 3 × 100 कितना हो जाएगा, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 300 है? हाँ, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तो 300% इसका आ जाएगा। अगर हम मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो होती है 400। कितनी होती है, 400%। उसके बाद मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम होती है हमारी 100%। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 134%। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे क्रॉपिंग इंटेंसिटी से सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रूट स्टेम एंड रूट टिप डाइड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी रूट और शूट टिप्स की डेथ है वो किसकी डेफिशिएंसी के वजह से होती है। ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, देन सेकंड ऑप्शन फॉस्फोरस, देन उसके बाद कैल्शियम, देन पोटेशियम। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आई होप आप सब ने क्लासेस देखी होगी एग्रोनॉमी की, उसमें आपको क्लियरली बता रखा है मैंने डायग्राम से। ठीक है, ट्री बनाया था उसमें हमने सारे न्यूट्रिएंट डिनोट करे थे, फिर हमने बात करी थी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी आप जाकर देखें, आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। उसके बाद अगर हम इसके आंसर की बात करें कि शूट और रूट जो टिप्स की डेथ है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो आप सबको पता है कि जितने भी टर्मिनल पार्ट है उसमें हमारे कैल्शियम और बोरोन का जो न्यूट्रिएंट का जो एक्यूमुलेशन वो ज्यादा होता है या फिर हम वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, और डेफिशिएंसी सिम्टम भी आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हमने कैल्शियम और बोरोन के ऐप से बताया था। ठीक है, हम इस तरीके का ट्री बनाए थे। ठीक है, इस तरीके का ट्री बनाए थे। यहाँ पे जिंक आ जाता है, उस पे एनपीके एमजीएमओ, एनपीके एमजीएमओ, और यहाँ पे मिडिल में जिंक। ठीक है, लोअर में आपका एनपीके एमजीएमओ हो गया, मिडिल में आपका जिंक के सिम्टम शो होते हैं, ऊपर आपके बेफीमनकू सॉरी आयरन मैग्नीज को आयरन मैग्नीज उसके बाद कॉपर। ठीक है, और इन सबके मैग्नीज कॉपर मोलिब्डेनम इन सबके जो है सिम्टम्स आपको न्यू लीफ में दिखाई देंगे। और आपका टर्मिनल पोर्शन में सी ए बी से मैंने बताया था आपको। ठीक है, कैल्शियम और बोरोन के सिम्टम आपको टर्मिनल पे शो होंगे। तो इस तरीके के आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हमारा कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल एंड विदाउट द यूज ऑफ केमिकल machines and fertilizers so as to protect ecological balance known as। आपको सिंपल सा
एक फार्मिंग की डेफिनेशन दी गई है। आपको क्वेश्चन कितना भी वो घुमा के दे, आप उसको, अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हो, वहां पे है ना आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको टुकड़ों में पढ़ना है क्वेश्चंस, कोई जबरदस्ती नहीं है और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आपको बहुत टाइम मिलने वाला है क्वेश्चंस में। आप इजीली उसको पढ़ के अच्छे से समझ के फिर टिक करना, ठीक है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। अगर आप टाइम लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट साबित होगा और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स, मशीन्स एंड फर्टिलाइजर फॉर द प्रोटेक्ट, और उसके बाद जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसका भी हम उसमें ध्यान रखते हैं। तो ऐसी कौन सी फार्मिंग है? क्या इनऑर्गेनिक फार्मिंग है? नहीं, इनऑर्गेनिक में तो जितने भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर उनका यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम बहुत ज्यादा इनपुट्स का यूज करते हैं, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग होगा। उसके बाद क्या नेचुरल फार्मिंग? हाँ, ऑफ कोर्स की नेचुरल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, बिना किसी ज्यादा सोइल को छेड़छाड़ करे हुए और बिना किसी इनपुट्स को ज्यादा डाले हुए हम नेचुरली हमारे फार्म में हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन वो लेते हैं। तो आपका इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल्स, है ना, और हम जितने भी ऑर्गेनिक सोर्सेस है फर्टिलाइजर के या फिर न्यूट्रिएंट के, तो उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद इंटेंसिव, हम बहुत ज्यादा इंटेंसिवली उसमें मैनिपुलेशन करते हैं और इनपुट्स का यूज करते हैं, उस टाइप की फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग। तो आपका इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो सुभाष पारेकर है वो इसके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अभी ज्यादा चल रहा है, गवर्नमेंट इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इसका सुभाष पारेकर है वो इसके फादर मानो या फिर अब इसका मेन पर्सन मानो, उनके उनकी योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सुभाष पारेकर, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल फार्मिंग की हमने बात कर ली। उसके बाद फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है फुकाओका, ठीक है, आप सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वेप कल्टीवेशन, स्वेप कल्टीवेटर सॉरी, इज यूजफुल इन। आपको स्वेप कल्टीवेटर है वो किस में हम जनरली यूज लेते हैं, तो आपको चार ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राउंडनट, क्या ग्राउंडनट के हार्वेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं स्वेप कल्टीवेटर को? क्या माइक्रो लेवलिंग के लिए करते हैं, या फिर वीडिंग इन ड्राईलैंड के लिए यूज करते हैं, या फिर ब्रेकिंग ऑफ क्लोथ्स जो हमने ढेले होते हैं उनको तोड़ने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो हमारे ड्राईलैंड एरियाज में वीडिंग की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां पे हम वीडिंग के लिए स्वेप कल्टीवेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन लिस्टर इज यूजफुल इन। जो बेसिन लिस्टर होता है आपने नाम सुना होगा, बेसिन लिस्टर से आपको कुछ उससे प्रतीत हो रहा होगा कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। तो बेसिन लिस्टर है वो किस लिए यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कटिंग एंड पल्वराइजिंग द लाइट सोइल, तो कटिंग और पल्वराइजेशन तो ये बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सब सोइल ब्रेकिंग, ये भी गलत है। डीजल प्लो फिर क्या करेगा? उसके बाद अर्थिंग अप बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो ये आपका राइट हो जाएगा, प्रिवेंटिंग द रन ऑफ एंड टू फॉर्म बेसिन्स। बेसिन्स बना के जितना भी हमारे पास वाटर की वेलोसिटी है, मान लो हमारा हाई एल्टीट्यूड से पानी आ रहा है या फिर हम हायर हिली एरिया से पानी आ रहा है, तो उसका जो कटाव है उसको कम करने के लिए बेसिन्स बना देते हैं, ताकि हमारे उसकी पानी की वेलोसिटी जो है कम हो सके और उसमें सोइल इरोजन कम हो सके। तो आपका ये बेसिन्स बनाने का काम करता है बेसिन लिस्टर, जैसा कि नाम से इसका प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो आपका बेसिन लिस्टर हो जाएगा। उसका अर्थिंग अप किस में करते हैं? पोटेटो में करते हैं, ठीक है। उसके बाद शुगर केन में करते हैं, तो ये इन सब में अर्थिंग अप करते हैं। अब सोइल सब सोइल ब्रेकिंग, सब सोइल जब सोइलर या सब सोइलिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं? चीजल प्लो को, ठीक है। चीजल प्लो को हम यूज करते हैं जिसकी 60 सेंटीमीटर डेप्थ तक वो चला जाता है। तो चीजल प्लो जो हार्ड पान है नीचे का उसको ब्रेक करने में, ताकि हमारे जो लीचिंग वगैरह या फिर हम बात करें सोइल जमीन को उलट पुलट करने के लिए, ठीक है, उसके बाद इसमें काम लेते हैं। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट साबित होता है। इसको हम 4 से 5 साल में एक बार करा लेना चाहिए हमारी फील्ड में। उससे क्या होगा, आपकी जो नीचे आप बार बार जो है
ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर की लेयर है उसको ही मैनिपुलेट करते हो, तो उससे क्या होता है, जो 15 सेंटीमीटर के नीचे या 30 सेंटीमीटर के नीचे की बात करें तो वहाँ पे एक हार्ड पान बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका जितना भी पानी है उसमें स्टेग्नेशन की प्रॉब्लम आपको देखने पड़ती है ना, और नीचे के जितने भी न्यूट्रिएंट है वो रूट उसको ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती हार्ड पान को, तो रूट से न्यूट्रिएंट भी अच्छे से अपटेक नहीं हो पाते। ठीक है, इस जोन के आपके न्यूट्रिएंट आपके क्रॉप अपटेक करेगी, तो वहां पे कहाँ तक वो न्यूट्रिएंट उस जोन में रहेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं खत्म होंगे, तो वो आपको नीचे का जो जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको ऊपर ले आ देते हैं, और इस सबसोइलिंग करानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सबसोइलिंग की बात कर ली, चिजल प्लो की बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको क्वेश्चंस चाहिए थे। मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर क्वेश्चंस लाओ क्वेश्चंस लाओ, तो हमने आपके लिए सारे 1 बाय 1 सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके साथ एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आपका क्विक रिवीजन के टाइप हो सके। अगर आप फिर भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता है कि प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर इज नोन एज। मैंने आपको 1000 बार कहा था पढ़ाने थे टाइम पे, तो हम एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ रहे थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करना कि ऐसी लाइन जो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करती है या दर्शाती है, तो वो आपका है इसका राइट ऑप्शन आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म को हम, आइसो मतलब इक्वल और थर्म मतलब टेम्परेचर, तो इक्वल टेम्परेचर को जो लाइन दर्शाती है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो बार तो इक्वल प्रेशर को शो करती है। उसके बाद आइसो हेल 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 यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो हेल, तो वो रेनफॉल को शो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके आपको वीडियो डिलीवर करके। थैंक यू।